हेलो गाइस। सो फाइनली हम अपने यूनिट 3 को यहाँ पे कर रहे हैं और यूनिट 3 में हमने कुछ टॉपिक्स पहले देखे हुए हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो हम यूनिट 3 के टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसका नाम है एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई। अगेन ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप इसको ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एज सच बहुत डिफिकल्ट नहीं है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्टे फोकस्ड, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पर्टिकुलरली क्या है, एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई। इसमें डायग्राम है, बहुत कुछ है। मैं इसको समझाने के लिए आपको एक बार बोर्ड के ऊपर लेके चलता हूँ। तो आते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर से, दिस इज आवर बोर्ड। हमारा आज का टॉपिक है एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे मेजर्स टू करेक्ट, यानी कि जो एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई है हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे अगर इस सिचुएशन में इकोनॉमी है तो। सबसे पहले एक्सेस डिमांड को आप समझे तो ये क्या कहता है कि एक्सेस डिमांड इज अ सिचुएशन वेयर प्लान्ड कंजम्पशन is greater than planned supply या फिर प्रोडक्शन, ठीक है। जो भी इकोनॉमी में सारे प्रोड्यूसर्स ने मिलके प्लान किया सप्लाई करने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए, जो भी प्लान्ड प्रोडक्शन होगा उससे ज्यादा हमारा क्या हो जाएगा, प्लान्ड कंजम्पशन हो जाएगा। तो देन इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, एक्सेस डिमांड सिचुएशन कहेंगे, ठीक है। अगर हम इसको डायग्राम पे दिखाना चाहें तो हम कैसे दिखाएंगे, हमको पता है कि ये मेरा अगर एक्सेस है तो इस एक्सेस पे यहां पे मैं क्या दिखाता हूं, यहां पे मैं दिखाता हूं एडी या एएस, या कहीं कहीं आप इसको एक्सपेंडिचर भी दिखा सकते हो, सिर्फ एक्सपेंडिचर लिख सकते हो, यानी कि आइदर एक्सपेंडिचर और एक्सेस डिमांड एडीएएस। यहां पे हम दिखाएंगे लेवल ऑफ आउटपुट, ये मेरा एएस कर्व कहलाता है जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं और ये 45 डिग्री लाइन होता है। और बच्चों एक बात और ध्यान रखना है कि ये एएस कर्व नहीं होता, ये होता है सिर्फ 45 डिग्री लाइन, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट आपको क्या दिखाता है, एस कर्व को शो कर देता है। कभी इन डिटेल जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वहां पे आपको डिटेल में समझाया जाएगा कि ये कर्व क्या नहीं होता, एस कर्व नहीं होता, बस आपको बस जान लेना है। इसको हम रेफरेंस लाइन बोलते हैं अपने लैंग्वेज में। वाई है जो कि एस के इक्वल होगा। सिमिलरली हम इस पे क्या दिखाएंगे, एडी दिखाएंगे, एडी, ये मेरा एडी कर्व होगा और एडी होता है सी प्लस आई, और एडी का जो ये इंटरसेप्ट पॉइंट होता है ये होता है सी बार प्लस आई बार। यहां पे मेरा एडी इज इक्वल टू एस हो जाता है तो आई कैन से दिस इज इक्विलिब्रियम, और ये मेरा क्या हो गया, क्यू स्टार हो गया, लेवल ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे क्यू से नहीं बोलते हैं, यहाँ पे वाई बोलते हैं तो वाई स्टार लिखेंगे। क्यू स्टार इज पर्टिकुलरली यूज्ड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये मेरा क्या हो गया, लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो गया इन इकोनॉमी, ठीक है। यानी कि AD इज इक्वल टू एस पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा, वाई स्टार होगा। अब कहता है कि मान लो देयर इज एनी पॉइंट बिलो वाई स्टार, एनी पॉइंट बिलो वाई स्टार है, अगर से कोई पॉइंट है यहां पे, एनी पॉइंट बिलो वाई स्टार, तो इस वाई स्टार पे अगर मैं चेक करना चाहूं तो मैं कहूंगा कि देखो ये मेरा वाई नॉट है, इस वाई नॉट पे ये मेरा डिमांड है और ये मेरा सप्लाई है, यानी कि दिस इज एस एंड दिस इज एडी एंड दिस इज एस। तो यानी एग्रीगेट सप्लाई मेरा कम है और एग्रीगेट डिमांड मेरा क्या है, ज्यादा है। तो दिस गैप रिप्रेजेंट एक्सेस डिमांड। ये गैप क्या रिप्रेजेंट करेगा,
AD greater than AS, and this is also called excess demand. ठीक है, अगर ऐसे मान लेते हैं कि एनी पॉइंट राइट टू द वाई स्टार, देखो लेफ्ट टू द वाई स्टार है, यानी कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट के पहले कोई भी पॉइंट आप ले लो, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा आपका एक्सेस डिमांड को। अगर राइट टू वाई स्टार जाए, कहीं भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो, से राइट टू वाई स्टार मैंने यहां पे सेलेक्ट कर लिया, से दिस इज पेन कलर, तो इस पॉइंट पे ठीक है, यहां पे सेलेक्ट कर लिया हमने। अब इस पॉइंट पे आई कैन कॉल इट y1। इस y1 पे क्या दिख रहा है कि ये मेरा एग्रीगेट सप्लाई है और ये मेरा एग्रीगेट डिमांड है। तो कोई भी पॉइंट जो y स्टार के राइट में होगा वो मुझे देगा AD लेस देन AS, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो AS ग्रेटर देन AD, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सेस सप्लाई सिचुएशन। ठीक है, तो यानी कि इक्विलिब्रियम के लेफ्ट में एक्सेस डिमांड, इक्विलिब्रियम के राइट में एक्सेस सप्लाई। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये हो, इस पॉइंट के इधर कोई सा भी पॉइंट पे आप चले जाओ, ये सब आपको क्या देगा, एक्सेस सप्लाई। इस वाई स्टार के इधर कोई भी पॉइंट आप ले लो, ये सब आपको क्या देगा, एक्सेस डिमांड देगा। होप सो इतना समझ में आ गया होगा। अब सवाल ये है कि अगर इस तरह के सिचुएशन में है इकोनॉमी, अगर इस तरह के सिचुएशन में है इकोनॉमी जहां या तो एक्सेस डिमांड है या एक्सेस सप्लाई है, तो इकोनॉमी वापस अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कैसे आएगी, इसको हम करेक्ट कैसे करें, तो नेक्स्ट हम इस पे ही डिस्कशन करेंगे, करेक्शन। ठीक है, ठीक है, हाउ टू करेक्ट या करेक्शन, करेक्शन कैसे करेंगे। तो बच्चे करेक्ट करने के लिए दो टाइप के मेजर होते हैं, वन इज कॉल्ड फिजिकल मेजर एंड अनदर इज कॉल्ड मॉनेटरी मेजर। मॉनेटरी, ठीक है, एक फिजिकल एंड दूसरा मॉनेटरी मेजर। फिजिकल मेजर में फिर से दो पार्ट होगा, एक होगा एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी एंड अनदर वन इज कॉन्टेक्शनरी। सिमिलरली मॉनेटरी साइड में भी ऑल्सो वन इज कॉल्ड एक्सपेंशनरी, वन इज कॉल्ड कॉन्टेक्शनरी। अब इनको हमको यहां पे डिटेल में समझना है। डिटेल में क्या, फिजिकल मेजर क्या होता है, मॉनेटरी मेजर क्या होता है, फिजिकल में एक्सपेंशनरी कॉन्टेक्शनरी क्या होता है, एक्सपेंशनरी कॉन्टेक्शनरी क्या होता है, इसको हमको ध्यान से समझना है और यहां से क्वेश्चन आपका बनता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले समझो फिजिकल मेजर। फिजिकल मेजर क्या कहता है कि फिजिकल मेजर वो सारे मेजर्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट लेती है, मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट। कोई भी मेजर जब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी टू करेक्ट, गवर्नमेंट कोई स्टेप लेगी टू करेक्ट फिजिकल और एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई के सिचुएशन को, तो उसको हम फिजिकल मेजर बोलेंगे। एंड जब हमारा आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप टू करेक्ट excess demand
या एक्सेस सप्लाई सिचुएशन। ठीक है, जब हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्टेप लेगी तो हम उसको क्या कहेंगे, मॉनेटरी मेजर कहेंगे। अब समझो, देखो फिस्कल मेजर, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दो टूल होते हैं। अगर इसके टूल्स की बात की जाए तो एक काम करता हूं, नए पेज पे आते हैं। नए पेज पे हम लेते हैं फिस्कल मेजर। फिस्कल मेजर, फिस्कल मेजर की बात करें तो गवर्नमेंट के पास कुल होते हैं दो टूल्स। एक होता है टैक्स और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर। टैक्स के सिचुएशन की बात करें तो अब इसमें अगर कॉन्टेक्शनरी की बात करें, कॉन्ट्रेक्शनरी, अगर आप कॉन्टेक्शनरी की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, राइज इन टैक्स एंड फॉल इन एक्सपेंडिचर। अभी एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे, अभी बस मैं आपके लिए लिख रहा हूं ये चीज। सिमिलरली देयर वाज अ फॉल इन एक्सपेंडिचर, तो यहां पे लिखेंगे फॉल इन एक्सपेंडिचर। सिमिलरली एक्सपेंशनरी पॉलिसी की अगर हम बात करेंगे तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या कहता है बच्चे, यहां पे फॉल इन टैक्स होगा एंड राइज इन एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, अब देखो फिस्कल मेजर कुल इन चार तरीकों से लगाया जा सकता है। स्टार्टिंग से एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं। अगर एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई सिचुएशन है तो हमारे पास दो तरह के टेक्निक होते हैं उसको करेक्ट करने का। एक हो गया मॉनेटरी मेजर, दूसरा हो गया फिस्कल मेजर। ठीक है, फिस्कल मेजर वो मेजर होंगी जो गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री पर से इंडिया, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई मेजर ले रही है तो दैट इज कॉल्ड फिस्कल मेजर। वेयर एज किसी देश का सेंट्रल बैंक अगर उसको करेक्ट करने के लिए कोई स्टेप ले रहा है तो हम उसको कहेंगे मॉनेटरी मेजर। यहां तक क्लियर। फिस्कल मेजर में हमारे पास दो तरह के टूल्स होते हैं, वन इज कॉल्ड टैक्स, दूसरा इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, टैक्स दो तरह के हो सकते हैं करेक्ट करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन की आपको क्या करना है। वन इज कॉल्ड एक्सपेंशनरी एंड दूसरा इज कॉल्ड कॉन्टेक्शनरी। ठीक है, तो ये आपका ऐसा रहा। अगर मैं कॉन्टेक्शनरी की बात करता हूं तो कहता है कि राइज इन टैक्स। अच्छा, इसको कॉन्टेक्शनरी या एक्सपेंशनरी किस बिहाफ पे कहते हैं? कहने का मतलब यह है कि अगर आप डिमांड को आपके एक्शन के बाद जो भी आप स्टेप ले रहे हो उसके बाद अगर आपका डिमांड राइज कर जाए, एक्सपैंड कर जाए, बढ़ जाए इकोनॉमी में, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशनरी पॉलिसी। अगर आपने कुछ ऐसे डिसीजन लिए, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन किया और उसके बाद आपका डिमांड फॉल हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, कॉल कॉन्टेक्शनरी। अब यहां देखो, अगर टैक्स राइज होगा तो टैक्स राइज होने के बाद क्या होगा? मैं कह सकता हूं कि टैक्स राइज होने के बाद आपका जो इफेक्टिव इनकम है, जिसको हम यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, तो डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगा बच्चे? फॉल हो जाएगा। आपने मान लो 200 रुपए कमाया, 200 रुपए पे सरकार ने क्या लगा दिया? 10 रुपए का टैक्स लगा दिया, तो खर्च करने लायक इनकम कितना बचा आपके पास? 190 रुपए। तो पहले अगर टैक्स नहीं था या मान लो 5 रुपए का टैक्स था तो आप 195 195 का क्या करते थे? कंजम्पशन करते थे। ठीक है, अब टैक्स लग गया तो टैक्स लगने के बाद अब कितने का कंजम्पशन करेंगे आप? 190 का करेंगे, क्योंकि 10 रुपीज हमको किसको देना पड़ गया? गवर्नमेंट को देना पड़ गया। तो यहां पे क्या हुआ? आपके कंजम्पशन में कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इसलिए इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी। सिमिलरली अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो गवर्नमेंट क्या करती है? खर्चे करती है। खर्चे, गवर्नमेंट का खर्चा क्या होता होगा भाई? आपको सब्सिडी देना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी देना, आपको पेंशन देना, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कराना। तो बेसिकली गवर्नमेंट के दो टाइप के खर्चे होते हैं, एक होता है वेलफेयर एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चरल
डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट कमी नहीं कर पाती है, तो वो वेलफेयर एक्सपेंडिचर में कमी करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर सिचुएशन थोड़ा उल्टा है। इंडिया के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए बच्चे, वेलफेयर एक्सपेंडिचर में कमी नहीं होती, ठीक है। इलेक्शन आएगा तो पैसा बटेगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर गया गुइया के खेत में, रोड में हो जाए गड्ढा, ठीक है। तो फिजिकल पॉलिसी में एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, सॉरी एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी कब लगाया जाएगा? जब गवर्नमेंट चाहेगी कि इकोनॉमी में चीजों का डिमांड बढ़े, ज्यादा हो, तो ज्यादा होने के लिए वो खुद के भी खर्चे बढ़ा देगी, भाई चीजें खरीदने लगेगी, अब डिमांड इकोनॉमी में क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये ऑल अबाउट क्या था? फिजिकल पॉलिसी। अब अगर मैं इसको एक सिचुएशन लूं, मैं कहता हूं कि मान लो इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड का केस है, ठीक है। लेट्स say we have excess demand, एक्सेस डिमांड। अब हमारे पास एक्सेस डिमांड है, यानी कि पहले से ही चीजों की डिमांड क्या है? बहुत ज्यादा है। अब मैं कहता हूं कि आप गवर्नमेंट है और आपके पास दो टूल है, एक है टैक्स और दूसरा है एक्सपेंडिचर, और मैं कहता हूं कि आपको इसको कंट्रोल करना है, इसको लेके आना है नॉर्मल सिचुएशन में। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि देखो मेरे पास दो टूल है, एक है टैक्स और एक है एक्सपेंडिचर। टैक्स में दो चीजें हो सकती हैं, या तो मैं टैक्स बढ़ा सकता हूं या टैक्स घटा सकता हूं, यानी कि या तो मेरे पास एक्सपेंशनरी पॉलिसी है या मेरे पास कॉन्टेक्शनरी पॉलिसी है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी के अंदर क्या होगा? टैक्स मुझे कम करना होगा, और कॉन्टेक्शनरी में मैं टैक्स बढ़ा दूंगा। एक्सपेंशनरी में जब मैं टैक्स कम करूंगा तो डिमांड बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, और जब मैं टैक्स बढ़ाऊंगा तो मेरा एग्रीगेट डिमांड कम होगा। तो ये सिनेरियो है आपके पास टैक्स को लेके, यानी कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी अगर आप लगाते हो तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी टैक्स कम करना पड़ेगा, टैक्स कम करने से एडी बढ़ेगा। कॉन्टेक्शनरी पॉलिसी में आपको क्या करना होगा? टैक्स बढ़ाना होगा और आपका एग्रीगेट डिमांड कम होगा। अब आप बताओ सिचुएशन क्या है? तो आपका हो गया सिचुएशन है सर एक्सेस डिमांड का, और एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है? एक्सेस डिमांड का मतलब होता है एडी ग्रेटर देन एएस। तो ऑलरेडी एडी मेरा ज्यादा है, तो एडी बढ़ाने की जरूरत है क्या? तो नहीं। तो आप कहोगे एक्सपेंशनरी पॉलिसी नहीं लगेगा, क्या लगाना पड़ेगा मुझे? कॉन्टेक्शनरी पॉलिसी लगाना होगा, यानी कि टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। तो जब भी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड का सिचुएशन होगा तो गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेस को बढ़ा देती है। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं बात करूं कॉन्टेक्शनरी, ये एक्सपेंडिचर की बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेंडिचर। तो अगर मैं आपसे बात करूं एक्सपेंडिचर का, तो अगेन एक्सपेंडिचर में दो चीजें, एक्सपेंशनरी, कॉन्टेक्शनरी। एक्सपेंशनरी में गवर्नमेंट अपने खर्चे क्या करेगी? बढ़ा देगी, तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। यहां पे कॉन्टेक्शनरी में एक्सपेंडिचर क्या होगा? कम होगा। एक्सपेंडिचर बढ़ने का मतलब क्या हुआ? एडी बढ़ गया, और एक्सपेंडिचर कम होने का मतलब क्या हुआ? एडी फॉल हो गया। तो गवर्नमेंट अगेन क्या करेगी? क्या एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाएगी? एडी और ज्यादा बढ़ जाएगा एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाने से, यानी और ज्यादा एक्सेस डिमांड होगा, तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी नहीं लगेगा। एक्सपेंशनरी पॉलिसी यहां पे नहीं लगेगा। तो मैं कहता हूं क्या लगेगा? बता दो। तो आप कहोगे सर कॉन्टेक्शनरी पॉलिसी लगेगा। तो जब भी देयर इज एक्सेस डिमांड सिचुएशन, तो पॉलिसी कौन सा अप्लाई होगा? कॉन्टेक्शनरी। और कॉन्टेक्शनरी में क्या क्या हो सकता है? या तो आप टैक्सेस बढ़ा दोगे, या आप गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कम कर दोगे। ये एक बात समझ में आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं इसका अपोजिट कर देते हैं तो क्या होगा? बता दो। इसका अपोजिट करने से क्या होगा? अगर एक्सेस सप्लाई का केस है, अगर सेम सिचुएशन में मैं कहूं इफ देयर इज अ एक्सेस सप्लाई, क्वेश्चन आपसे पूछ ले, इफ देयर इज अ एक्सेस सप्लाई, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? एक्सेस सप्लाई। तो आप कहोगे कि सर बता दो मेरा एक्सेस सप्लाई का मतलब क्या है? एएस ग्रेटर देन एडी, या एडी इज लेस देन एएस, एक ही बात है। एडी अगर एएस से कम है तो अब आपको क्या करना होगा? एडी को
बढ़ाना पड़ेगा। तो एडी बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, आप लगाओगे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, टैक्स बढ़ाओगे, या फिर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में आप एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे, ठीक है। तो जस्ट उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। एकदम आसान भाषा में, एकदम सिंपल। अगर एक्सेस डिमांड है तो कॉन्टेक्शनरी पॉलिसी लगेगा, और अगर डेफिशिट डिमांड है या एक्सेस सप्लाई है तो उस केस में क्या लगेगा, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगेगा। बात समझ में आ गया। चलिए, तो ये हो गया आपका ऑल अबाउट फिस्कल पॉलिसी, और इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, करेक्ट करती है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या होता है, अगर मैं इसके टूल्स की बात करूं तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ टूल्स। इसके टूल्स की अगर बात किया जाए तो बहुत सारे टूल्स हमको यहां पे देखने को मिलते हैं। टूल्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड और डेफिशिट डिमांड सिचुएशन। अब यहां पे टूल्स क्या क्या हो सकते हैं, एक तो होता है रेशियो और एक होता है रेट। रेशियो की अगर हम बात करें बच्चे, इसके अंदर होता है CRR एंड SLR, ठीक। रेट की अगर हम बात करें तो रेट में होता है आपका बैंक रेट, फिर होता है आपका रेपो रेट, फिर आता है आपका रिवर्स रेपो रेट। I need some space, wait a minute. रेट की बात करें तो आपका आ जाएगा बैंक रेट, आपका आ जाएगा रेपो रेट, और फिर आता है आपका रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। टूल्स में हम अगर बात करें तो एक रेशियो, दूसरा रेट। रेशियो में दो रेशियो, SLR और CRR। रेट में बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। इसके अलावा एक दो टूल और होते हैं जिसको क्वालिटेटिव टूल्स कहते हैं। बेसिकली ये सारे जो आपके एग्जांपल है, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स, ठीक है। क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर क्या होता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रिक्वायरमेंट। क्वालिटेटिव टूल्स, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रिक्वायरमेंट। एंड वन इज कॉल्ड मोरल सुएशन करके एक और आता है, एज सच दैट वाज नॉट इंपॉर्टेंट और दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो हम बेसिकली इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब रेशियो में समझो CRR क्या होता है, एक एक करके पहले समझते हैं, फिर इसको देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे होता है। अगर आप बात करोगे CRR का तो ये कहता है इट इज अ रेट, इट इज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट, it is a proportion of total deposit with commercial bank that bank has to keep with central bank। ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, कहता है कि मान लो आप 100 रुपए कहां डालते हो, बैंक में डालते हो। तो 100 रुपए जब जैसे ही आपने बैंक में डाला, सेंट्रल बैंक कहती है अच्छा भैया आपके पास 100 रुपए का डिपॉजिट आ गया है, एक काम करो उसमें से 5 रुपए मुझे दे दो। 100 रुपए बैंक के पास गया, सेंट्रल बैंक ने क्या कहा कि उसमें से आप मुझे 5 रुपए दे दो। बैंक पूछता है ऐसा क्यों, कहता है कि ये है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, जो आपको मुझे अपने डिपॉजिट में से देना पड़ेगा। ठीक है। तो यही यहां पे कह रहा है कि इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक दैट अ बैंक हैज टू कीप विद सेंट्रल बैंक।
यहाँ पे सेंट्रल बैंक के पास रखना होगा। ठीक है, SLR क्या होता है, सब कुछ सेम रहेगा, प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक दैट हैज टू कीप, इसके जगह हो जाएगा विद हिमसेल्फ फॉर डे टू डे वर्किंग, यानी कि डे टू डे वर्किंग के लिए अपने पास रखना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब फिर से समझो, कहता है कि 100 रुपए अगर मान लीजिए कि कमर्शियल बैंक के पास एज ए डिपॉजिट गया, ठीक है, अब भाई आपने अगर किसी बैंक में डिपॉजिट कराया है तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप उस पैसे को निकालने नहीं जाओगे? जाओगे, जब जरूरत पड़ेगा तो जाएंगे। तो यानी कि जब जरूरत पड़ेगा तो आप जाओगे लेने, तो बैंक के पास वो पैसा होना चाहिए ना आपको देने के लिए। तो यही सेंट्रल बैंक कहती है कि देखो जिन लोगों का पैसा है उन लोगों को भी आपको वापस देना पड़ेगा। इसके अलावा आपके और भी कुछ खर्चे हैं, जैसे स्टाफ है, उनकी सैलरी है, ये सब आपको देना पड़ेगा। तो उसके लिए जो भी डिपॉजिट आया है उसमें से कुछ पैसा आप अपने पास रखो। आप इस पैसे को खर्च नहीं कर सकते हो, ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, ना ही कहीं किसी को इस पैसे को लोन दे सकते हो। ठीक है, इसको आपको अपने पास ही रखना पड़ेगा। एंड दैट रेशियो इज कॉल्ड SLR या सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं हम इसको। सिमिलरली यहां समझो, नेक्स्ट इज अ बैंक रेट। बैंक रेट क्या चीज होता है, ये कहता है कि ये वो रेट होता है जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है, पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, कहता है रेट एट विच सेंट्रल बैंक provides loan, मैं यहां पे लिख देता हूं पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म। ठीक है, प्रोवाइड्स लोन टू कमर्शियल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या करेगी, कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करेगी, तो उस रेट को हम क्या कहेंगे, बैंक रेट कहेंगे। अगेन अगर बात करते हैं रेपो रेट की कि सर ये रेपो रेट क्या होता है, सब कुछ कहानी सेम रहेगा। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है, लेकिन ये होता है शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, से 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना इनफ। ठीक है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जब हम देंगे तो शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन जब हम प्रोवाइड करेंगे तो दैट रेट इज कॉल्ड रेपो रेट। थर्ड इज रिवर्स रेपो रेट। अगला क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट। तो ये क्या कहता है कि देखो रिवर्स रेपो रेट वो रेट होगा जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से चार्ज करेगी, यानी रेपो रेट का रिवर्स। रेपो रेट में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। रिवर्स में क्या करना है हमको इसको रिवर्स कर देना है। तो रिवर्स जब हम करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, यानी कमर्शियल बैंक चार्ज फॉर शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, यानी कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन देगी और उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर सेंट्रल बैंक को क्या जरूरत पड़ गया कि कमर्शियल बैंक से वो लोन ले, उसके पास कौन से पैसे की कमी आ गई? तो आप कहोगे ठीक है, तो मैं आपको कहूंगा कि देखो सेंट्रल बैंक को कोई जरूरत नहीं होता, लेकिन सेंट्रल बैंक एक फैसिलिटेटर की तरह काम करती है। कैसे काम करती है? फैसिलिटेटर की तरह। तो वो कहती है कि देखो आपके पास जो एक्सेस मनी है वो आप हमारे पास दे दो, हमारे पास सेफ भी रहेगा, और आप हमारे पास दे रहे हो तो हम आपको उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी दे देंगे। तो इससे क्या होता है, कमर्शियल बैंक को इंसेंटिव जाता है कि ठीक है हमारे पास रखा ही रहेगा, उनके पास पैसा जा रहा है तो उस पर हमको क्या मिल जा रहा है, इंटरेस्ट भी मिल जा रहा है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अगर मैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट की बात करूं आपसे तो आप क्या समझते हो उसके बारे में? ठीक है, थोड़ा सा
इस पे टाइम लेते हैं हम। मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहता है कि देखो आप लोन लेने गए बैंक में अगेंस्ट सम प्रॉपर्टी, मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड था, मैंने कहा एक काम करता हूं मैं इसको रख देता हूं मॉर्गेज टू बैंक। अब उस लैंड की कीमत थी से 1 करोड़, 1 CR का लैंड था, बैंक के पास गया, मैंने उसको अपना पेपर दिया लोन का, सॉरी लैंड का, और फिर मैंने कहा कि भाई साहब लोन दे दो। तो वो कहता है कि देखो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैं आपको इस पे दूंगा 70 लाख का लोन। मैंने पूछा 70 क्यों भाई, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 1 करोड़ दो। तो कहता है कि देखो हम पूरा नहीं दे सकते आपको पैसा, आपको 70 लाख मिलेगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो कहता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 30% हमको क्या रखना है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, यानी 30% पैसा कम देना है। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या कहता है? कहता है इट इज अ डिफरेंस between loan allowed and the value of mortgage। ठीक है, जो भी लोन के लिए हम मॉर्गेज रखेंगे उनके पास, उसके और जो लोन मुझे अलाउ होगा उसके बीच के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहेंगे। ये बात समझ में आ गई? होप सो ये सारे टूल्स आपको अभी फिलहाल क्लियर हुआ होगा। देखो अभी तक मैं कंट्रोल पे क्या करती है सेंट्रल बैंक, वहां तो मैं गया ही नहीं हूं, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपके लिए इनको इंट्रोड्यूस कर रहा था कि ये चीजें क्या होती हैं। रेशियो में CRR SLR मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि CRR क्या होता है, CRR को कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, और ये क्या होता है, ये वो रेशियो, ये वो अमाउंट होता है जो आउट ऑफ डिपॉजिट जो सेंट्रल बैंक के पास होगा उसका कुछ एक फ्रैक्शन वो कमर्शियल बैंक के पास जो होगा उसका एक कुछ फ्रैक्शन वो कहां रखेगी, सेंट्रल बैंक के पास रखेगी। सिमिलरली SLR वो अपने पास ही रखेगी फॉर डे टू डे फंक्शनिंग। मतलब इन दोनों अमाउंट को वो एज अ लोन या एज अ इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकती है। से अगर 100 रुपए का क्या हुआ टोटल डिपॉजिट हुआ बैंक में, तो मैंने कहा देखो SLR कितना है 20%, तो 20 रुपए वो क्या रखेगी, SLR रखेगी। उसके बाद मैंने कहा CRR कितना है, तो CRR आप कहोगे 5%, तो 5 रुपए एज अ CRR रखेगी। तो 20 रुपए एज अ SLR और 5 रुपए एज अ CRR, तो 25 रुपए इसमें से हटा देंगे। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट या लोन बैंक दे सकती है, या इसको हम लोनेबल फंड भी कह सकते हैं, वो कितना है 75 रुपीज का है। ठीक है, अगर 100 का डिपॉजिट है तो 5 रुपए CRR हटा दो, 20 रुपए SLR हटा दो, रिमेनिंग पैसा जो बचा उस पैसे को ही बैंक या तो एज अ लोन देगी या आगे इन्वेस्टमेंट करेगी। ठीक है, वो 25 रुपए का वो कुछ नहीं कर सकती है, वो वैसे ही रखा रहेगा। ठीक है, और सारा खेल उसी चीज का होता है। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये वो इंटरेस्ट रेट है जो बैंक चार्ज करेगी सेंट्रल बैंक से या कमर्शियल बैंक चार्ज करेगी सेंट्रल बैंक से, या सेंट्रल बैंक चार्ज करेगी कमर्शियल बैंक से। ये बातें हो गई। मार्जिनल रिक्वायरमेंट समझ में आ गया। अब एक एक करके समझते हैं कहानी को। लास्ट में देखना, जस्ट मैं एक समरी बना के दूंगा, मजा आ जाएगा आपको। अब अगर मैं कहूं कि मान लीजिए लेट्स से देयर इज एक्सेस डिमांड, और आपके पास टूल क्या क्या है, आपके पास टूल है CRR, आपके पास टूल है SLR, आपके पास है बैंक रेट, आपके पास है रेपो रेट, आपके पास है रिवर्स रेपो रेट, आपके पास है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये सारे टूल्स हैं आपके पास, CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब इन टूल्स का आपको इस्तेमाल करना है टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। अब जरा बात को समझो,
CRR के लिए अगर मैं कहूं कि इनिशियल डिपॉजिट 100 था, तो दो परिस्थिति हो सकती है, या तो मैं CRR बढ़ा दूं या CRR कम कर दूं। दो सिचुएशन, या तो CRR बढ़ा दूं या CRR कम कर दूं। आप कहोगे इनिशियली 5% का क्या था, मेरा CRR था, ठीक है। तो पहले वाला सिचुएशन में क्या था, एक सेकेंड रुको, पहले वाले सिचुएशन में अगर मैं कहूं कि CRR 5% था, तो आप 5 रुपए अपने पास रख लेते थे। 5 रुपए एज ए CRR रखा आपने, लेटर आपने क्या किया, देखा कि यार कुछ एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन है, मुझे उसको करेक्ट करना है, तो करेक्ट करने के लिए मुझे इस टूल का इस्तेमाल करना है, दैट इज कॉल्ड CRR। मैंने कहा देखो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो CRR को बढ़ा सकते हो या CRR को कम कर सकते हो, ठीक है। CRR को अगर आपने बढ़ाया से बढ़ा के आपने कर दिया 10, ठीक है। CRR को अगर आपने घटाया तो मैं कहूंगा चलो घटा के आपने कर दिया 3 रुपए या 3% का, तो अब आपके पास कितना पैसा बचेगा, आप कहोगे कि अब 10 रुपए मैंने CRR कर दिया, तो अब मेरे पास बच जाएगा 90 रुपए। अगर आपने इसको कम किया तो आपके पास बचेगा 97। इनिशियली अगर बात करें तो इनिशियली कितना रुपए बचता था मेरे पास, इनिशियल 5 रुपए लगाया तो मेरे पास 95 रुपए बचा हुआ था, ठीक है। इनिशियल सिचुएशन क्या था कि 100 रुपए मेरे पास फंड आया, 5% CRR है तो 95 बच गया है। अब या तो मैं CRR बढ़ा सकता हूं या CRR घटा सकता हूं। अगर मैंने बढ़ा दिया तो 90 बच रहे हैं, और अगर मैंने घटा दिया तो मेरे पास कितना बचेगा, 97 रुपीज बचेगा, ठीक है। तो अब दोनों सिचुएशनों को देखो, पहले 95 का डिमांड होता था, अब 95 का होगा। अब इस 90 का एक्चुअली गवर्नमेंट करेगी, सॉरी बैंक करेगी क्या, इससे करेगी क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। इससे क्या करेगी, क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि जो भी ये 90 या 97 बच गया, बैंक इसको क्या करेगी, एज अ लोन या इन्वेस्टमेंट मार्केट में दे देगी। प्राइमरली हम यहां पे यूज करते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन के इस्तेमाल होगा, यानी कि लोन देगी। तो लोगों के पास ये 90 या 97 जाएगा, तो अगर पहले वाले में लोन 90 का गया, कितने का लोन गया, 90 का गया, तो बच्चे डिमांड भी कितने का होगा, 90 का होगा। डिमांड कितने का होगा, 90 का होगा। सिमिलरली यहां 97 का गया तो डिमांड कितने का होगा, 97 का होगा। 95 पे आपका एक्सेस डिमांड था, तो दोनों में से कौन सा टूल मुझे लगाना पड़ेगा, तो मैं कहता हूं कि मुझे लगाना पड़ेगा CRR को फॉल करना, ठीक है। तो एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी देयर इज एक्सेस डिमांड, मैं क्या कर दूंगा, अपना CRR फॉल कर दूंगा। और अगर एक्सेस सप्लाई हुआ, डिमांड कम है, 95 पे सप्लाई ज्यादा है, तो मुझे मेरा डिमांड बढ़ाना होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं सॉरी उल्टा बोल दिया क्या, डिमांड ज्यादा का है ना, एक्सेस डिमांड है, सॉरी, ठीक है। तो यहां पे CRR को मैं क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, अच्छा बोला सही था, मार्क गलत किया था, CRR को मैं बढ़ाऊंगा, तो मेरा CRR बढ़ते ही डिमांड क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, क्योंकि मैं एक्सेस डिमांड सिचुएशन में हूं और मुझे डिमांड क्या करना है, फॉल करना है, तो मेरा डिमांड यहां फॉल होगा। अगर यही सिचुएशन उल्टा कर दूं, अगर एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन है तो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो मैं CRR क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, मेरा डिमांड बढ़ के 95 से कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये बस एग्जांपल है, बस आप समझो इस बात को। सिमिलरली अगर SLR की बात करें तो SLR भी दो तरीके से हो सकता है। SLR कितना तरीके से हो सकता है, दो तरीके से। अगर इनिशियल सिचुएशन की मैं आपसे बात करूं तो आप कहोगे इनिशियल सिचुएशन में SLR था 20%। मैंने कहा ठीक है, तो आपने एज अ SLR कितना पैसा रख लिया, 100 रुपए में से 20 रुपए रख लिया, ये मेरा इनिशियल सिचुएशन है। अब मैंने देखा कि आइदर मेरे पास एक्सेस डिमांड हो सकता है या डेफिसिट, अभी मेरे पास एक्सेस डिमांड है, तो मैं कहता हूं कि चेक करते हैं कि एक्सेस डिमांड की परिस्थिति में क्या करना चाहिए, हमको अभी नहीं पता है बच्चे, ठीक है, मैं जस्ट आपको एग्जाम में इवेल्युएट कैसे करें वो सिखा रहा हूं।
आपने कहा कि ठीक है एक्सेस डिमांड है तो 20 रुपए है मेरे पास, फिलहाल 80 रुपए बचे होंगे खर्च करने के लिए, 80 रुपए क्या होंगे खर्च करने के लिए बचे होंगे। अब एक्सेस डिमांड है 80 रुपए खर्च करके, तो अब मैं क्या करूंगा, या तो मैं अपना SLR बढ़ाऊंगा या SLR कम कर दूंगा। मैंने कहा SLR बढ़ा के कितना करोगे 25%, SLR कम करके कितना करोगे 15%। तो जैसे ही 25% किया तो अब मेरे पास खर्च करने लायक पैसा कितना बच गया 75, यहां खर्च करने लायक कितना बचा 85। ठीक है, अब ये 75 रुपीज जो है ये मैं दूंगा एज अ लोन, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट। तो इतने से क्या होगा क्रेडिट क्रिएशन होगा और 75 रुपीज क्या करेंगे ये खर्च करेंगे, यानी 75 का क्या होगा डिमांड होगा, लोन जाएगा कितना 75 का और 75 का ही क्या होगा डिमांड होगा। सिमिलरली अब मेरे पास 85 रुपीज बचे हुए हैं लोन देने के लिए, क्या देने के लिए बच्चे, लोन या इन्वेस्टमेंट कुछ भी कर सकते हैं, बट हम यहां पे मान के चलते हैं कि हम लोन ही देंगे। ठीक है, आपने लोन दिया कितने का 85 का। अब जब लोगों के पास 85 रुपीज गए तो डिमांड भी कितने का होगा 85 का डिमांड हो जाएगा। अब आप एक्सेस डिमांड सिचुएशन में हो, देखो सिचुएशन क्या है इनिशियल हमारा एक्सेस डिमांड, तो एज एन सेंट्रल बैंक गवर्नर आप क्या करोगे SLR बढ़ाओगे या SLR कम करोगे। तो सबसे पहला सवाल ये होगा कि भाई सिचुएशन क्या है एक्सेस डिमांड, मेरे डिमांड मुझे क्या करना होगा फॉल करना होगा। डिमांड फॉल करने के लिए मुझे SLR क्या करना होगा बढ़ाना पड़ेगा, तभी मेरा डिमांड क्या होगा फॉल होगा। पहले 80 का होता था, अब कितने का हो गया 75 का। तो यहां पे मैं क्या करूंगा अपना SLR को बढ़ा दूंगा, क्या कर दूंगा बच्चे SLR इंक्रीज कर दूंगा। तो जब मैं SLR इंक्रीज करूंगा तो मेरा एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो एक चीज देखा हमने, हमको CRR भी बढ़ाना पड़ेगा, हमको SLR भी बढ़ाना पड़ेगा। यहां तक क्लियर। आइए बैंक रेट में, अगर बैंक रेट की बात करें तो सिमिलरली इसमें भी दो सिचुएशन हो सकता है। बैंक रेट या तो आप बढ़ाओगे या घटाओगे, भाई इंटरेस्ट रेट है तो या तो मैं बढ़ाऊंगा या मैं इंटरेस्ट रेट को क्या करूंगा कम करूंगा। तो यानी कि मेरे पास जब इंटरेस्ट रेट है तो बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा। से इनिशियली 5% इंटरेस्ट रेट था, 5% इंटरेस्ट रेट था, तो यानी कि आपको जो लोन है वो कितने रुपए, मतलब 100 रुपए पे आप 5 रुपए क्या देते थे इंटरेस्ट देते थे। ठीक है, आपने 100 रुपए का लोन लिया होगा, आपने 5 रुपए उस पर इंटरेस्ट रेट दिया। अब बैंक क्या करती है कि आपका इंटरेस्ट रेट, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। ठीक है, सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया और बढ़ा के कर दिया 10%। जैसे ही 10% हुआ तो क्या बैंकों के लिए लोन महंगा हो गया, जो कमर्शियल बैंक है उनके लिए लोन क्या हो गया महंगा हो गया। अब जो बैंक के लिए लोन महंगा हो गया तो वो इन रिटर्न भी लोन क्या देगी महंगा देगी। तो यहां पे क्या होगा कमर्शियल बैंक चार्ज हायर इंटरेस्ट। कमर्शियल बैंक क्या करेगी आपसे हाई इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो पहले अगर 100 रुपए के लिए 5 रुपए इंटरेस्ट था, अब 100 रुपए के लिए 10 रुपए इंटरेस्ट है, तो आपके लिए लोन क्या हो गया महंगा। तो आप क्या करोगे लोन कम लोगे। नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड है माइक्रो का, इंटरेस्ट रेट आपके लिए महंगा हो गया तो आप लोन क्या लोगे कम लोगे। तो फिर से आप जब लोन कम लोगे तो आप खर्च भी क्या करोगे कम करोगे। तो डिमांड यहां पे क्या हो जाएगा, लोन कम मिलेगा तो डिमांड फॉल हो जाएगा। दिस इज द प्रोसेस। सिमिलरली अगर मैं इसको घटा दूं और घटा के कर दूं 2%, जब मैंने 2% किया तो लोन क्या हो गया सस्ता। सस्ता होने से कमर्शियल बैंक क्या चार्ज करेगी चार्ज लेस। अगर लेस चार्ज करेगी तो इसका मतलब क्या होता है कि आप लोन क्या करोगे ज्यादा लोगे। ठीक है, लोन क्या लोगे, आपके लिए ये इंटरेस्ट रेट क्या हो गया आपके लिए इंटरेस्ट रेट फॉल हो गया। जब आपके लिए इंटरेस्ट रेट फॉल हो गया तो आप लोन क्या करोगे ज्यादा लोगे। लोन ज्यादा लोगे तो डिमांड क्या करोगे ज्यादा करोगे। ठीक है, तो जब भी अब यहां एक चीज देखो, इस वाले सिनेरियो में आपका डिमांड क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है।
इस वाले में डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इन लॉजिक अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप एक्सेस डिमांड सिचुएशन में हो तो आपको डिमांड बढ़ाना है या घटाना है, तो आप कहोगे सर डिमांड कम करना है। तो डिमांड कम करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो जब भी एक्सेस डिमांड का सिचुएशन होगा तो आप डिमांड क्या कर दोगे, सॉरी इंटरेस्ट रेट क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। ठीक है, इंटरेस्ट रेट में कौन सा, बैंक रेट। रेपो रेट भी सेम चीज होता है, बट डिफरेंस बस कितना है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए है, दूसरा शॉर्ट टर्म के लिए है, बस इतना सा है, प्रोसेस सेम रहेगा। तो रेपो रेट भी हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो रेपो रेट भी हम क्या करेंगे, यहां पे बढ़ा देंगे। द थर्ड वन इज रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट को जरा समझो। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक पेमेंट करती है कमर्शियल बैंक को। तो बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं, उनके दिमाग में ऐसा होता है कि अच्छा रेपो रेट में कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट पे किया था, तो इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो डिमांड कम हो गया, मनी सप्लाई क्रेडिट क्रिएशन कम हुआ तो डिमांड कम हो गया, एक्सेस डिमांड सही हो गया। तो रिवर्स है तो रिवर्स कर दो रेट को, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। नहीं, समझो जरा, रिवर्स रेपो रेट में सेंट्रल बैंक ने क्या कहा, आप मुझे पैसे दे दो, बदले में मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। अब एक्सेस डिमांड है, तो एक्सेस डिमांड में क्या करेगी सेंट्रल बैंक, कहेगी कि काम करो, पहले मैं तुमको 5 रुपए इंटरेस्ट देता था, अब मैं आपको 10 रुपए का इंटरेस्ट देता हूं। तो 10 रुपए का इंटरेस्ट देने पर क्या होगा बताओ, कमर्शियल बैंक को फायदा लगेगा भाई, और पैसा एक्स्ट्रा जमा करेगी वो सेंट्रल बैंक के पास। जब पैसा एक्स्ट्रा जमा करेगी क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, तो कमर्शियल बैंक के पास टोटल कितना पैसा बचेगा लोन देने के लिए, कम, पहले से कम पैसा बचेगा लोन देने के लिए। समझ में आया? तो इसी को हम बेसिकली, ये प्रोसेस सेम रहेगा, जैसा बैंक रेट रेपो रेट वैसा ही रिवर्स रेपो रेट। बस क्या चेंज होगा, चेंज ये होगा कि आप सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देगी और इंसेंटिवाइज करेगी, क्या करेगी, इंसेंटिवाइज करेगी टू पे एक्स्ट्रा। ठीक है, द नेक्स्ट इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब मार्जिनल रिक्वायरमेंट मैंने आपको समझाया जस्ट यहां पे। चलिए, मार्जिनल रिक्वायरमेंट में क्या था कि ये था डिफरेंस बिटवीन लोन अलाउ एंड वैल्यू ऑफ मॉर्गेज। वैल्यू ऑफ मॉर्गेज समझो, अगर मेरे पास 1 लाख की प्रॉपर्टी है, या से पिछले एग्जांपल अगर हम कंटिन्यू करें तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में आपको लोन कितने का मिल रहा था, 70 लाख का। तो 30 लाख रुपए आप क्या कहोगे, यहां पे मार्जिनल रिक्वायरमेंट है। अब सेम केस है, सपोज करो कि आप हो कहां पे, एक्सेस डिमांड सिचुएशन में। कहां पे हो, यहां पे एक्सेस डिमांड सिचुएशन है, यानी कि मार्केट में डिमांड ज्यादा है, तो यानी पैसा क्या है मार्केट के अंदर, वो भी ज्यादा है। तो अब अगर मुझे इसको करेक्ट करना है तो मुझे लोन ज्यादा देना होगा या कम देना होगा, ऑब्वियस सी बात है लोन कम देना होगा। लोन कम देने होने के मतलब मुझे मार्जिनल रिक्वायरमेंट इंक्रीज करना होगा। ठीक है, मैंने कहा कि पहले आपको मैं कितने का लोन देता था, आउट ऑफ 1 CR 70 लाख का लोन देता था। अब मैंने मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा के 40% कर दिया, तो 40% में अब आपको मैं कितना लोन दे पाऊंगा, 60 लाख का। तो 60 लाख का जब मैं लोन दूंगा तो मेरा डिमांड भी कितने का होगा, 60 लाख का होगा, और पहले वाले डिमांड से अब का डिमांड क्या हो गया, फॉल हो गया। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली हेल्पिंग, मतलब दिस ऑल ऑफ दिस रेशियोज और टूल्स हेल्प अस इन कंट्रोलिंग एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड सिचुएशन। ठीक है, या दैट्स इट। तो हमने काफी ज्यादा डिटेल में इन चीजों को कवर किया। ठीक है, और यही चीजें यहां पे मैंने आपको PDF में भी बना के दे दिया है ताकि दिक्कत ना हो। एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, डायग्राम, आपके ये टूल्स एंड ऑल ऑफ दिस, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ये सब आपको यहां पे मिल जाएगा। और ये टॉपिक यहां पे क्या होता है, एंड होता है। मैंने काफी ज्यादा डिटेल में आपको बढ़िया से और सिंपल भाषा में इन चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है। एंड जस्ट वॉच दिस, राइट इट गुड, स्कोर गुड, एंड या दैट्स इट। अगर पसंद आए तो थोड़ा लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, चैनल वैनल आगे बढ़ेगा। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।